Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. We are doing chapter number 3, that is motion in straight line from class 11th, and till now we have discussed almost half of the chapter. हमने सभी basic terms के बारे में बात की और उसके बाद में हमने देखा motion कितने type का होता है. So we divide motion in two categories. एक होता है uniform motion, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन समझना बहुत ही आसान है क्योंकि वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, एक्सेलरेशन जीरो होती है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट. तो वहां पर हमारा वही फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो हम हमेशा से यूज करते हैं वही लग जाता है. जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर सीधी सी बात है वेलोसिटी में चेंज आएगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकती. राइट. तो अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकती है या फिर वो कांस्टेंट ना हो, यानी कि वेरिएबल भी हो सकती है. तो अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मोशन तो वो नॉन यूनिफॉर्म है बट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. ठीक है. और अगर हमारी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है यानी कि वेरिएबल है तब हम उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. तो ये हमारा समरी था जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जहां होता है यानी कि एक्सेलरेशन जहां कांस्टेंट होती है तो वहां पर हम अपनी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं. ठीक है, जिनके डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड से भी और कैलकुलस मेथड से भी. ठीक है. तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन आवर लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस किया है इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करते हुए. ठीक है, हमने तीनों इक्वेशंस को यूज किया है, तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं अगर आप कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं. ऑलमोस्ट 5-6 न्यूमेरिकल्स हमने वहां पर सॉल्व किए हैं. ठीक है. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डू मोशन अंडर ग्रेविटी. आज हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल मोशन के बारे में. अभी तक जो भी मोशन हम पढ़ रहे थे वो कैसा मोशन था, हॉरिजॉन्टल मोशन था. बट टुडे वी विल स्टार्ट मोशन अंडर ग्रेविटी, या फिर मैं कह सकता हूं वर्टिकल मोशन की हम बात करेंगे. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अब ये आदमी जो है गिर रहा है तो ये वर्टिकल मोशन की वजह से गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है. ठीक है, इसका मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में है और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे फॉल कर रहा है. बट यहाँ पर ऑब्वियसली बात हम ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब हम स्टडी नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं. और काइनेमेटिक्स के अंदर जो कॉज होता है यानी कि जिसकी वजह से कोई भी मोशन हो रहा है, हम वो कॉज के बारे में बात नहीं करेंगे, यानी कि हम फोर्स की बात यहाँ नहीं करेंगे. ठीक है, ऑब्वियसली ये हमारा 3rd ही चैप्टर है. तो ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ. ठीक है. तो वहां पर हमें पढ़ना है. यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे. ठीक है, यहां पर हमें सिर्फ मोशन को स्टडी करना है. जैसे अभी तक हम हॉरिजॉन्टल मोशन को पढ़ रहे थे. ठीक है, हॉरिजॉन्टली कोई भी बॉडी मूव करती है, हम ये मान लेते हैं कि इसके पास एक्सेलरेशन है. ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू हमें दी होती थी, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये एक्सेलरेशन क्यों है, कहां से आई है, उसके हमें कोई लेना देना नहीं होता. हम बस इस एक्सेलरेशन को एज्यूम कर लेते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. राइट. तो यही चीज आपको यहां पर भी करनी है. जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है, यानी कि अभी हम फ्री फॉल को देखेंगे कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. बट जब कोई बॉडी नीचे गिरती है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो वहां पर उसको जो एक्सेलरेशन मिलती है वो हमें पता है, आपने क्लास 9th में भी ये चैप्टर पढ़ा है. तो वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो ये वैल्यू होती है. जैसे हम हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू को बस अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ये एक्सेलरेशन है, तो सिमिलरली आपको यहां पर भी बस अज्यूम कर लेना कि ओके ये एक्सेलरेशन है और बाकी चीजें देखो बिल्कुल सेम रहेंगी. ठीक है, उसकी कोई इनिशियल पोजीशन होगी, उसकी कुछ फाइनल पोजीशन होगी जब वो फॉल करेगा. ठीक है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी या फिर फाइनल वेलोसिटी होगी, टाइम पीरियड होगा, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, वो इक्वेशंस हम कब लगा सकते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है. और हम ये मानते हैं कि अर्थ के सरफेस के आसपास अगर हम बहुत ज्यादा हाइट तक अगर नहीं जाते हैं तो जो जी होता है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है अगर हम बहुत ज्यादा हाइट की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, अदरवाइज दिस इज वेरिएबल. हमें पता है कि जी वेरिएबल होता है, बहुत हाइट पर चले जाने पर ये इसकी वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी. बट
हम इसको कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम जिस तरह के मोशन की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं होगा, वो नॉर्मली हाइट होगी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उससे ज़्यादा की हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली। तो यहाँ पर आप g को कांस्टेंट मान सकते हैं। और अगर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अपनी तीनों इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वो आप यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। बस आपको वहाँ एक्सेलरेशन की जगह पर क्या डाल देनी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी वो वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये सब आज हमें डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड। और पहले हम देख लेते हैं फ्री फॉल होता क्या है, ठीक है। वैसे तो हम इसमें हर तरह के मोशन की बात करेंगे, यानी कि अगर मैं नीचे से अर्थ पर यहाँ पर हूँ और मैंने कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा और फिर नीचे आना स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले ऊपर गया फिर वो नीचे आएगा। जब वो नीचे आ रहा है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। फ्री फॉल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। जब हम एक बॉडी को रिलीज कर देते हैं तो वो बॉडी एक्सेलरेट होती है डाउनवर्ड्स, ऑब्वियसली नीचे की तरफ वो बॉडी एक्सेलरेट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, कि वो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, उसके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि जब कोई बॉडी फॉल करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा। आप समझ सकते हैं एयर रेजिस्टेंस भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस एयर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वो कितना होता है, जितना इसका मास है m मल्टीप्लाइड बाय g, एम जी आपको याद होगा, ठीक है, क्लास 9 में पढ़ा है। लेकिन हमें फोर्स के बारे में भी बात नहीं करनी है, तो हम यही कह देते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन है g, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल करता है तो उसको कितनी एक्सेलरेशन मिलती है, उसे एक्सेलरेशन मिलती है g के इक्वल, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि उसकी इतनी ही एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना ये एक्सेलरेशन कहाँ से आई, क्यों आई। जो भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, या तो क्वेश्चन में आपको 9.8 दी गई होगी, या फिर वो कई बार हमें अप्रॉक्सीमेटली से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसिडर करने को कह देते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली देखो 9.8 जो है वो 10 के अप्रॉक्स बन जाता है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए कई बार हम 10 यूज कर लेते हैं, अदरवाइज इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.8, एग्जैक्ट वैसे 9.8 भी नहीं होती, आगे भी कुछ डेसिमल प्लेसेस होंगे, बट चलो हम अप्रॉक्सीमेटली 9.8 इसे यूज करते हैं। क्लियर है आपको। अब इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या कहा यहां पर कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर ही रहे हैं, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को आपने नहीं समझना, तो कह रहे हैं कि ऑल बॉडीज फॉल विद सेम एक्सेलरेशन, एक ही एक्सेलरेशन से फॉल करेंगी अगर हम उन्हें फ्रीली फॉल करने देते हैं। फ्री फॉल का मतलब ये है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को देखो कोई वेलोसिटी नहीं देनी है, ठीक है। मान लो हम किसी टावर के ऊपर हैं, ठीक है, और हमने इस बॉल को ड्रॉप किया, तो आपने उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ ड्रॉप करना है, ठीक है। आपने खुद से उसको कोई वेलोसिटी नहीं देनी है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल ऑब्वियसली 0 नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ वो वेलोसिटी एक्वायर करेगा, क्योंकि उसे एक्सेलरेशन मिली है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको मिला है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब एक्सेलरेशन का काम ही क्या होता है, या तो वेलोसिटी को बढ़ाना या फिर उसे डिक्रीज करना। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल करता है तो पहले उसकी वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। जब वो ग्राउंड पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत हाई हो चुकी होती है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वेलोसिटी वो एक्वायर कर लेता है। ऑलराइट, तो फ्री फॉल के लिए जरूरी है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। आप उसको फोर्स देकर नहीं फेंकेंगे, आपने सिर्फ उसको ड्रॉप करना है, ठीक है। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें यह बोला कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें और हम दो ऑब्जेक्ट्स को जिनका मास बहुत डिफरेंट है चाहे, ठीक है,
ऑल बॉडीज, कोई भी बॉडी हो इस दुनिया की, अगर वो उसको हम गिराते हैं, फ्रीली फॉल करवाते हैं, तो वो सेम एक्सेलरेशन से ही फॉल करती है, सेम एक्सेलरेशन से ही वो फॉल करेगी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम एक टावर पर हैं, ठीक है, यहां से हमने एक हाथी को नीचे फेंक दिया और एक यहां पर जस्ट लेट्स से एक फेदर है ना, सिर्फ एक पंख है, तो अगर एक हाथी को और एक पंख को, एक फेदर को हम फेंकते हैं तो दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे, ठीक है, दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे। लेकिन एयर रेजिस्टेंस होता है, जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस अपना काम करता है, फेदर के ऊपर वो ज्यादा फोर्स लगा पाता है, ठीक है, ऑब्वियसली, तो फेदर को टाइम ज्यादा लगता है और हाथी ऑब्वियसली एलिफेंट जल्दी नीचे पहुंच जाएगा, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से है। तो ये आपने सुना भी होगा फेमस एक्सपेरिमेंट, ओके, गैलीलियो ने जो किया था। इससे पहले देखिए पुराना आइडिया क्या था, पहले के लोग ये मानते थे कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को गिराते हैं किसी हाइट से, ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है वो लेट अर्थ पर पहुंचेगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है वो बॉडी नीचे जल्दी गिर जाएगी, ठीक है। ऐसा ये क्या था, ओल्ड आइडिया, पहले ऐसा मानते थे। लेकिन गैलीलियो ने इस बात को गलत प्रूव किया, ठीक है, उन्होंने एक टावर के ऊपर खड़े होकर सच में दो बॉल्स को, ठीक है, दो बॉल्स को उन्होंने फॉल कराया जिनका मास डिफरेंट था, जिनका मास अलग था, और लोगों ने देखा कि सच में उन दोनों बॉल्स को ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लगा, ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ऑब्वियसली हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को गैलीलियो ने प्रूव किया, ठीक है। इतने सालों से जो बात चली आ रही थी, गलत जो हम समझते आ रहे थे कि हैवियर ऑब्जेक्ट को कम टाइम लगेगा, लाइटर ऑब्जेक्ट को ज्यादा टाइम लगेगा फ्री फॉल के अंदर, वो चीज गलत है, ठीक है। गैलीलियो ने इस चीज को गलत प्रूव किया। सभी ऑब्जेक्ट सेम टाइम लेंगे फ्री फॉल के लिए, ठीक है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट भी है और इसको हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम यहां पर इस चैप्टर में इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपने इस चैप्टर में, हमें तो सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ना है, हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हमें फोर्स की कोई बात नहीं करनी है। तो हम देखते हैं हम क्या इक्वेशंस यूज कर सकते हैं फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है तो उसके पास कितनी एक्सेलरेशन होगी, A इज इक्वल टू जी। इस बात को मैं पहले भी बोल चुका हूं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जी के इक्वल हो जाएगी। तो हम अपनी पहले इक्वेशन क्या लिखते आए हैं, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। S यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस एक्स नोट, ऐसा भी लिख सकता हूं। ये किसके इक्वल होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। s यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो दीज आर आवर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी तक हम यूज कर रहे थे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, है ना। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए, कोई ट्रेन मूव कर रही है, कभी कोई गाड़ी मूव कर रही है, वो सब हॉरिजॉन्टली हो रहा था। वहां पर जो एक्सेलरेशन मिलेगी किसी गाड़ी को वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा अर्थ की तरफ, तो वो अर्थ की वजह से फॉल कर रहा है, ठीक है। अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाती है और अर्थ कोई भेदभाव नहीं करेगी, सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेम एक्सेलरेशन उसको मिलेगी, एक्सेलरेशन सभी को सेम मिलेगी, सभी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। सो हम यही इक्वेशन यूज करेंगे। देखो मोशन तो स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है, कंडीशन क्या है इनको यूज करने के लिए, कंडीशन ये कि मोशन एक ही लाइन के अलोंग होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है, पहले हॉरिजॉन्टली हो रहा था, अभी वर्टिकली हो रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये कि एक्सेलरेशन जो है, यहां पर हम ये एक्सेलरेशन यूज करते हैं, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है क्योंकि अर्थ के सरफेस के आसपास अगर हम बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं जाते हैं तो ठीक है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू भी सेम रहेगी, कांस्टेंट होगी। तो दोनों बातें सही है, तो हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इन इक्वेशंस में एक्सेलरेशन की जगह पर मुझे क्या रख देना चाहिए, जो उसकी वैल्यू है यानी कि 9.8, जिसको हम g से रिप्रेजेंट करेंगे। हम 9.8 तो नहीं लिखेंगे यहां पर इन इक्वेशंस में, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, g, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह पर क्या आ जाएगा, g, और g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम सेम वे में इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं जैसा अभी तक हम करते आए हैं,
ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक और बात पहले के लेक्चर्स में भी बताई थी, ठीक है, हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं बड़ी इजीली, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना मोशन के दौरान, ठीक है, मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, उछाला, ठीक है, तो ठीक है, बॉल मैंने यानी कि कुछ वेलोसिटी दी बॉल को, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड या फिर 20 मीटर पर सेकेंड मैंने कुछ वेलोसिटी दी, ठीक है, तो उस बॉल को ऊपर जाना पड़ेगा। अर्थ क्या कर रही है, अर्थ बॉल को नीचे खींचेगी, तो अर्थ अब नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाएगी, क्योंकि मोशन तो ऊपर हो रहा है, फोर्स तो नीचे ही लग रहा है ना, एक्सेलरेशन जो अर्थ लगा रही है वो तो नीचे ही लग रही है। सो ये बॉडी क्या करेगी, रिटार्ड करेगी, इसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी। जैसे जैसे बॉल ऊपर पहुंचेगी हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी कोई स्पीड नहीं होगी, ये बॉल वहां रुक जाएगी जहां पर इसकी स्पीड जो मैंने इसको प्रोवाइड की थी, ठीक है, लेट्स से मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका, ठीक है, सो वो 10 से हो जाएगी 9, 8, 7, 6, 5, ऐसे करते करते उसकी फाइनल स्पीड v हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाएगी 0। और अभी तक का जो मोशन था वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था। अब इसके बाद क्या होगा, अब जो मैंने वेलोसिटी दी थी वो तो खत्म हो गई, है ना, मैंने उसको कुछ वेलोसिटी दी थी, वो कम होती गई और अर्थ ने उस पूरी वेलोसिटी को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अब ये बॉल क्या है, अब यहां पर हवा में लटकी तो नहीं रहेगी, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी 0 है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच लेगी वापस से, तो अब ये बॉल आएगी डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ आएगी ऑब्वियसली। अब हम ये सेकेंड पार्ट को समझने के लिए क्या करेंगे, जो अभी तक हमारी फाइनल वेलोसिटी थी 0, उसको मैं समझूंगा कि अब ये इनिशियल वेलोसिटी बन गई है 0, ठीक है। अब इस पार्ट को समझने के लिए आप क्या सोचेंगे कि बॉल इनिशियली रेस्ट पर है, यहां पर बॉडी रेस्ट पर है और नीचे उसको आना है, कुछ वेलोसिटी वो एक्वायर कर लेगी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगी, ठीक है। हम इस तरह से पढ़ते हैं यहां पर, क्योंकि मोशन देखो 2 डायरेक्शंस में डिवाइड हो गया, एक अपवर्ड मोशन हो रहा है, एक डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, अब क्लास 9th में जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, हमें पढ़ाया जाता था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वो इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो हम कहेंगे ना नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है जब मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और जब मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो हम पढ़ते थे एक्सेलरेशन को क्या लेना है, पॉजिटिव हमें यूज करना है। और इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम ये अभी भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हमने क्या पढ़ लिया, वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर हम वैसे समझें इस चीज को तो देखिए एक्सेलरेशन तो दोनों ही सिचुएशन में डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी। अर्थ ने इस बॉडी को कहां खींचा, अपनी तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ये बॉडी अपवर्ड जा रही है तब भी वो नीचे ही खींच रही है इसको, जब वो नीचे की तरफ आ रही है तब भी वो नीचे ही खींच रही है। तो एक्सेलरेशन अगर एक वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन चेंज तो नहीं हुई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। जब वो अपवर्ड जा रही है तब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही एक्ट कर रही है, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का साइन चेंज करना जरूरी नहीं है, ठीक है। या तो आप ये 9th क्लास वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे जो कि हम यूज नहीं करेंगे अब, ठीक है। हम इसको एक्सेलरेशन का सिर्फ एक ही साइन रखेंगे, क्योंकि जब एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है तो हम एक्सेलरेशन के साइन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक्सेलरेशन का सिर्फ एक ही साइन यूज करेंगे। अब वो साइन क्या होगा, नेगेटिव यूज करें या फिर पॉजिटिव यूज करें, ये प्रॉब्लम आएगी, है ना। क्योंकि एक बार तो हमें लग रहा है वो रिटार्डेशन कर रहा है और एक बार वो बॉडी को एक्सेलरेट करा रहा है, तो अब एक्सेलरेशन को नेगेटिव यूज करें या फिर पॉजिटिव यूज करें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव भी मान सकते हैं, आप इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव भी मान सकते हैं, लेकिन आप जो भी वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, अगर आप पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो तो आपको थ्रू आउट देखो तीनों इक्वेशंस पे फिर वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, आप फिर साइन चेंज नहीं करेंगे। और अगर आप नेगेटिव मान रहे हो तो फिर नेगेटिव ही कंसिडर करोगे, ठीक है, फिर साइन बार बार चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां पर आप साइन एक ही यूज करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करिए, सेम डायरेक्शन में डाउनवर्ड, ठीक है। तो या तो आप इसको नेगेटिव मानो, ज्यादातर केसेस में हम यही करते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है, उसको नेगेटिव मान लिया, बस बात खत्म। वो बॉडी ऊपर जा रही है तब भी नेगेटिव मानेंगे, बॉडी नीचे आ रही है तब भी उसे नेगेटिव ही मानना है, ठीक है। और दूसरी जो चीज हमें बतानी है यहां पर, ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, इसका हमें खास ख्याल रखना है डिस्प्लेसमेंट का।
जब तक बॉडी अपवर्ड जा रही है ना, तब तक देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। जब तक वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। लेकिन जैसे इसके बाद में डायरेक्शन चेंज हुई है ना, बॉडी ने नीचे आना स्टार्ट किया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, देखो कम 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 और फिर जीरो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज कर रही है, डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता, तो डिस्टेंस तो ऊपर जाते हुए पॉजिटिव, नीचे आते हुए भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में डिस्टेंस अगर आपसे पूछा गया है तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले अपवर्ड जाते हुए देख लो उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डाउनवर्ड आते हुए भी उतनी सेम ही डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर वो किसी मिडल पॉइंट तक वो पूछता है, ठीक है, कहीं बीच में, तब आपको देखना पड़ेगा डाउनवर्ड आते हुए कहां तक आपसे पूछा गया, कितने टाइम तक वो पूछना चाहता है कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, ठीक है। आप ये निकाल लेंगे, ठीक है। जाते हुए कितना डिस्प्लेस हुई वो आपको पता है, आते हुए कितना डिस्प्लेस हुई ये आपको पता है, तो आप दोनों को ऐड करेंगे, आपका डिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर अलग रहेंगे, आपने इसको सेम नहीं समझना है। ये जो इक्वेशन में होता है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से यूज करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछी जाएगी तो हमें क्या करना है। ओके, तो ये चीज है, इक्वेशन ऑफ मोशन सेम रहेंगी, कोई अलग से हमें चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल सी, अब हम दो केसेस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है, अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते भी हैं, ठीक है। तो ये बॉल है, इसको मैंने अपवर्ड फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी u, किस टाइम पर, जब टाइम हमारा 0 के इक्वल है, ठीक है। एट दिस टाइम टाइम इज 0, और ये जो पोजीशन है, पोजीशन भी मैं क्या मान रहा हूं, इसको y एक्सेस मान लेते हैं या तो, ठीक है। आप x पे लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x लिख लेते हैं क्योंकि ये तो जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, x भी 0 है, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि जहां से मैंने इस बॉल को फेंका है वही मेरा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, वही ओरिजिन है। तो इसके ऊपर के जो डिस्टेंसेस होंगे पॉजिटिव होंगे, नीचे के जो ओरिजिन के दूसरी तरफ के जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। चलिए अभी तो हम सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं कि बॉल ऊपर जाएगी और फिर ये बॉल नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये अपवर्ड मोशन के टाइम पर हो गया और ये डाउनवर्ड मोशन के टाइम पर हो गया, ठीक है। दिस इज अपवर्ड मोशन, दिस इज डाउनवर्ड मोशन, ये है उसका फाइनल, मतलब सॉरी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, इस हाइट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल H से, लेट से, जिस हाइट पर वो पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट जो उसकी होगी, ठीक है। फाइनल जो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी होगी वो मुझे पता है 0 के इक्वल होगी, ठीक है। आई नो यहां से मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसे दी तो वो डिक्रीज करती जाएगी और फाइनल पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तभी तो फिर वो बॉल वापस आना स्टार्ट होगी। उसके बाद जब तक उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वो मूव करती रहेगी, राइट। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी रुक जाएगी और फिर डायरेक्शन चेंज करके नीचे, ठीक है। ये चीज होने वाली है। और इस के दौरान मतलब देखो 0 टाइम ये यहां पर था और ये ऊपर गई फिर नीचे आई, तो हम ये मान रहे हैं कि टोटल टाइम इस बॉल ने कितना लगाया, कैपिटल T, ठीक है, ऊपर जाने में और नीचे आने में। तो ये कैपिटल T क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम यहां पर ये तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे, एक तो मैक्सिमम हाइट, दूसरा टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब ऊपर जाते हुए और डिसेंट का मतलब नीचे आते हुए, ठीक है। किसी भी एक चीज का टाइम, ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगा और नीचे जाने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। अगर टोटल टाइम देखो कैपिटल T लगा उसे, तो ऊपर जाने में उसका हाफ हो जाएगा ना, यहां पर टाइम क्या होगा, कैपिटल T अपॉन 2, ठीक है। अगर बॉल ऊपर जाकर नीचे भी आ गई, 10 सेकेंड उसको लगी, तो हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम 5 सेकेंड्स, नीचे आने का टाइम भी 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो जब हमारे ये दोनों पॉइंट सेम होते हैं, जहां से हमने बॉल को फेंका और जहां पर बॉल वापस आई, ठीक है, तो अगर ये सेम होते हैं तो काफी चीजें तो हम सिमेट्रिकली कर लेते हैं, ठीक है, कि जितना टाइम, टोटल टाइम को हम हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं। जितनी वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका उतनी वेलोसिटी से नीचे आकर गिरेगा,
ठीक है, उसकी वेलोसिटी सेम होगी जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, अगर मैंने 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दी थी तो यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो काफी सारी चीजें तो सेम हो जाती हैं जब हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ दिस फाइनल जहां पर वो बॉल फॉल करती है, अगर ये दोनों पॉइंट सेम होते हैं तब। ठीक है, चलिए अब इन्हें इवेल्युएट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट, मुझे जानना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यानी कि कैपिटल एच मुझे निकालना है। इसके लिए कोई फॉर्मूला बनाना चाहता हूं मैं, तो क्या करें, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है u, फाइनल वेलोसिटी पता है v, और बॉल के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन लग रही है a, तो हमेशा ही किसके इक्वल होगा g, है ना। हमेशा ही g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मुझे माइनस g यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। सो लेट मी राइट माइनस g हेयर। ओके, तो ये एक्सेलरेशन है, मुझे पता है, और मैं माइनस जी यूज करने वाला हूं अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, दोनों जगह पर। ठीक है, चलिए तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, और डिस्टेंस हमें निकालना है या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, तो हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, दिस वन, थर्ड इक्वेशन है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g's, ये हम यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी है तो माइनस साइन आगे आ जाएगा g इंटू एस। ठीक है, और मुझे पता है ये s जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी होगी, कैपिटल H के इक्वल होगी। तो लेट मी राइट कैपिटल H हियर, क्योंकि जब मैं फाइनल वेलोसिटी को 0 डाल रहा हूं, है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी, जब आपका डिस्टेंस ट्रेवल कैपिटल H हो जाएगा, है ना, तो हम ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए 0 का स्क्वायर तो गया, माइनस से माइनस भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो हाइट है मैक्सिमम हाइट वो कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये आ जाएगी हमारी मैक्सिमम हाइट। मुझे क्या पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जिस वेलोसिटी से मैंने बॉल को फेंका, और g हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू तो आपको पता ही होती है। ठीक है, तो बस ये यू स्क्वायर अपॉन 2g करने से क्या आ जाएगा, कितनी हाइट तक कोई भी बॉडी जाने वाली है अगर मुझे उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है तो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड हम देखते हैं टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डेसेंट। ठीक है, ऊपर जाने का या नीचे जाने का टाइम सेम होगा, इसीलिए हम इसको अलग अलग नहीं इवेल्युएट करेंगे। अब हम क्या इवेल्युएट करें, देखो टाइम चाहिए और मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यहां पर क्या आता है टाइम t, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी, v की जगह पर मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया, u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली, है ना, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह पर क्या डालूंगा, माइनस g। ठीक है, अब टाइम कितना होना चाहिए, ये कितना टाइम ये होगा, अगर मैं कैपिटल टी मान रहा हूं कंप्लीट टोटल टाइम। ठीक है, अगर मैं कैपिटल टी टोटल टाइम मान रहा हूं यहां पर, तो या तो हम ये कर लेते हैं, देखिए फर्क तो इससे कोई नहीं पड़ेगा वैसे, लेकिन हमें हाफ यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक, ये मैं ये मान लेता हूं कि टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डेसेंट जो है ना वो कैपिटल टी के इक्वल है, यानी कि जाते हुए भी कैपिटल टी टाइम लग रहा है, वापस आते हुए भी कैपिटल टी टाइम लग रहा है। तो मैं इस टाइम को लिख देता हूं कैपिटल टी, ये हो गया ऊपर जाने का टाइम, सेम टाइम नीचे आते हुए भी लगेगा, है ना, तो मुझे यहां पर क्या लिखना होगा, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी। अगर मुझसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो सारा आ जाएगा, जाने का और आने का। ठीक है, तो मुझे 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी लिखना होगा। ऑलराइट, अभी मुझे सिर्फ एसेंट एक तरफ का ही चाहिए, जाते हुए का या फिर आते हुए का, तो जाते हुए उसको कितना टाइम लगा, कैपिटल टी में यहां पर लिख सकता हूं। ठीक है, सो ऑब्वियसली अब u माइनस जी टी यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा, g इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू यू, और आप इससे कैपिटल टी अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, u अपॉन g। तो ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डेसेंट। ठीक है, अगर कोई पूछता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट,
ये तो एक तरफ का टाइम है ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, इसका डबल है ना, ट्वाइस ऑफ टी, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u/g, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका हाफ हमें दिखाई दे रहा है, क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डेसेंट। तो इस तरह से देखो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चंस भी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना हम क्या यूज़ करें। देखो मैंने -g को ही यूज़ किया है और हमें आंसर सही मिल रहा है। ऑल राइट, तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डेसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकाल लिया। हाइट, किस हाइट तक वो बॉडी जाने वाली है वो भी हम बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। मैं किस वेलोसिटी से फेंक रहा हूं उस चीज़ पर डिपेंड करेगी ना कि वो कितना ज़्यादा ऊपर जाएगी बॉल, है ना। सो हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल वो होती है हाइट, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया जहां पर हम किसी भी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से हमने फेंका उसको ऊपर की डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं किसी बॉडी को ड्रॉप करता हूं, ठीक है, लेट्स से यहां पर कोई टावर है, ठीक है, और मैंने यहां पर खड़े होकर किसी बॉल को ड्रॉप किया नीचे, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। ड्रॉप करने का मीनिंग होता है कि आपने कोई वेलोसिटी उसको दी नहीं, सिर्फ उसको ड्रॉप कर दिया, अपने आप उसे गिरने दिया, तो u तो 0 हो जाएगा, यानी कि u इज इक्वल टू 0। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब वो बॉल फॉल करेगी ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके ऊपर कितनी एक्सेलरेशन लगने वाली है, a इज इक्वल टू g। अब यहां पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, +g -g, मैंने जैसे कहा था आपकी मर्जी है, ठीक है, आप कुछ भी इस डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हो तो आपको -g लिखना चाहिए। लेकिन जब हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर वो नीचे आ रही है, तब मोशन दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में जब हम बात करते हैं तो मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होने वाला है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। हमारी अपवर्ड डायरेक्शन तो यहाँ यूज नहीं होगी इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन को देखो +g भी मान सकते हो, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लो। -g मानेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कंसिडर से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस ये कि आपने जो भी साइन उसका एज्यूम किया है वो आप इस चीज को समझें कि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, अपवर्ड डायरेक्शन को फिर आप पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, वो डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक्सेलरेशन को लिख दिया g, क्योंकि देखो दूसरी डायरेक्शन है नहीं, ठीक है, तो इसको प्लस ही समझें। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, क्योंकि हमने सिर्फ ड्रॉप किया है। फाइनल वेलोसिटी जिससे ये बॉल हिट करेगी ग्राउंड को, है ना। अब ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले तो बॉल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना, जितनी वेलोसिटी उसने एक्वायर की है इस दौरान, है ना। तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी जिससे ये बॉल हिट करने वाली है ग्राउंड को, ठीक है। तो वही वेलोसिटी हमें यहाँ पर क्या करनी, कैलकुलेट करनी है फॉर अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। अब मान लेते हैं कि जो हाइट है ना ये h है, ठीक है, इतनी हाइट से हमने इस बॉल को ड्रॉप किया है। तो यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स हमें पता है, हमें हाइट पता है, ठीक है, हमें उसकी एक्सेलरेशन भी पता है, हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, ठीक है। निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या यूज करें यहाँ पर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो v u, दिस इज s, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है इस सिचुएशन में, तो एक ही बात है क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। सो v u s और a, तो इससे क्या बनती है, थर्ड इक्वेशन बनती है, यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। या फिर एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे g, ठीक है। अभी तो साइन भी प्लस ही है तो यहाँ पर -g लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, देखो वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 2g। अब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जितनी हाइट है टावर की, यानी कि h, ठीक है। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये वेलोसिटी का स्क्वायर आया है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हमें पता लगा है। हमें तो फाइनल वेलोसिटी जाननी है, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट, यानी कि हो जाएगा 2gh, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने 100 मीटर के टावर पर खड़े होकर किसी बॉल को नीचे फेंका,
ठीक है। तो मुझे बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, v कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 2 पहले से है, g को हम मान लेते हैं 10, 9.8 की बजाय हम क्या मान लेते हैं 10, ठीक है। और हम हाइट को मान लेते हैं 100 मीटर क्योंकि गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो बन नहीं रहा, लेकिन देखिए आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कितनी वेलोसिटी से आपकी जो बॉल है वो हिट करेगी। और इतना ही नहीं, मैं इन बिटवीन भी अगर आपसे पूछ लेता हूं, मुझे बताओ यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, v डैश इन बिटवीन। मैंने पूछा 100 मीटर तो टोटल हाइट है, जब तक हमारी बॉल ने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, सिर्फ 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहां पर ये बॉल कितनी हाइट से ड्रॉप हुई है, अभी सिर्फ 20 मीटर से ड्रॉप हुई है, तो आप यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, 20 वैल्यू यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर यूज करूंगा 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 10 और हाइट कितनी ड्रॉप हुई है 20, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 400 और 400 का स्क्वायर रूट हो जाता है 20, सो 20 मीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है उसकी वेलोसिटी हमें पता लग गई इन बिटवीन भी। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इतनी हाइट से वो बॉल फॉल कर गई है बॉडी, ठीक है, तो मुझे बताओ उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मैंने उस बॉडी को सिर्फ ड्रॉप किया है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हमने उसे सिर्फ ड्रॉप किया है, उसे कोई वेलोसिटी दी नहीं है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। जितनी भी हाइट आपको गिवन हो वो आप डाल देंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि कितनी हाइट से वो नीचे गिरा है, ठीक है, क्योंकि ये 100 है, ये 20 है, तो ये बची हुई हाइट कितनी है 80 मीटर है। आप यहाँ पर 80 डाल दिया तो आंसर गलत है ना। वो फॉल कितनी हाइट से कर चुका है अभी तक 20 मीटर से, तो हम 20 मीटर्स यूज करेंगे। अगर वो पूरी हाइट कवर कर चुका है तब हम टोटल हाइट डाल देंगे उस टावर की या बिल्डिंग की, जो भी वो होगी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हमने डिस्कस किए, क्योंकि इनके बिना तो हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो थ्रू आउट क्वेश्चंस पे यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस की। So this is question number 1. A ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने एक बॉल को अपवर्ड फेंका इस स्पीड के साथ में, यानी कि वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न्स टू द अर्थ, ठीक है। अभी हमने कहां से फेंका, देखो टावर के टॉप से हमने उसको फेंका है। लेट्स से ये कोई टावर है, ठीक है, यहां पर हम हैं, तो हमने एक बॉल को अपवर्ड फेंका किस स्पीड से 19.6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, इतनी स्पीड से फेंका। तो बॉल ऑब्वियस सी बात है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन कब तक जाएगी, अर्थ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा रही है ना, तो वो इसकी स्पीड को कम करती रहेगी, ठीक है। तो ये बॉल कब तक ऊपर जाएगी, जब तक उसकी वेलोसिटी यहां पर जीरो ना हो जाए, ठीक है। जैसे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी उसके बाद में वो बॉल नीचे आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और यहां पर क्या है, अर्थ, ग्राउंड, ठीक है। तो ये है ग्राउंड जहां पर वो बॉल फाइनली पहुंचने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न्स टू द अर्थ, अर्थ तक वो पहुंचने का कितना टाइम लेती है, 6 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हमें क्या बतानी है, हाइट बतानी है, ऑलराइट, टावर की हमें हाइट बतानी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर ओरिजिन आप किसको मानते हो, रेफरेंस पॉइंट कहां मान रहे हो, वो आपके ऊपर है। जैसा आप रेफरेंस पॉइंट समझोगे इस क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ही आपको इक्वेशंस लगानी होंगी। देखिए कैसे, अगर मैं इस टावर पर जहां पर ये पर्सन खड़ा है, ठीक है, उसी को मैं क्या मान लेता हूं, ओरिजिन ये मेरा है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन के ऊपर के जो डिस्टेंस है मैं पॉजिटिव लूंगा, नीचे के जो डिस्टेंस है मैं नेगेटिव लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नीचे मान लेते हैं, अब नीचे का क्या डिस्टेंस है, सिर्फ टावर है ना, और वो टावर क्या है, h हाइट का है, टावर की हाइट कितनी है, h। अब ये बॉल हमने इतनी स्पीड से फेंकी, किस डायरेक्शन में फेंकी, नीचे की डायरेक्शन में तो नहीं फेंकी, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी। तो ये बॉल की वेलोसिटी को आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। आप अपना एक रेफरेंस सेट कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर देखो मोशन अपवर्ड भी हो रहा है और डाउनवर्ड भी हो रहा है, ये आपको देखते ही समझ में आ गया। तो आप अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तब तो हम सब कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लो, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपको कंसिडर करना होगा, अपना एक रेफरेंस स्टैंडर्ड साइड में बना लो। हमने माना अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए वो पॉजिटिव होगी, 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ओके। और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, अब ये देखिए टोटल जर्नी का मुझे टाइम बता दिया 6 सेकेंड, ऊपर जाने का भी हो गया, नीचे आने का भी हो गया, और ये सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं है जैसा हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था ये वाला। तो यहां पर क्या था, देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो वहां पर काफी सारी चीजें करना इजी है। लेकिन अभी का जो क्वेश्चन है यहां पर देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका सेम नहीं है, यहां से हमने फेंका और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ऑलराइट, सो यहां पर क्या होगा, ये टाइम हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई। तो मुझे यहां पर देखो क्या देखना है, 6 सेकेंड्स तो टोटल टाइम है, और इस टोटल टाइम में वो बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, वो ऊपर गई फिर वो नीचे आई, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये काउंट होगी, ये तो काउंट ही नहीं होगी, देखो वो इतना ही ऊपर गई इतना ही नीचे भी आ गई, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो वेस्ट है हमारे लिए। इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे आ गई, है ना। ओरिजिन से वो कितना डिस्प्लेस हुई, नेगेटिव डायरेक्शन में, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में वो कहां पहुंच गई, h हाइट नीचे, है ना। मुझे तो ओरिजिन से देखना है, जो कुछ भी मैं ऑब्जर्व करूंगा ओरिजिन से करूंगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वो h हाइट नीचे चली गई। तो ये हाइट को मैं क्या यूज करूंगा, -h, या फिर मैं s, जो इक्वेशंस में मैं s यूज करता हूं, मैंने पहले भी कहा है वो s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, -h मैं यूज करूंगा। अब ऐसा करने से देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि अच्छा वो ऊपर जाते हुए कितना टाइम लगा, ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम दिया है 6 सेकेंड्स, ठीक है, टोटल टाइम दिया है 6 सेकेंड। तो मैं टोटल टाइम के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मुझे तो हाइट जाननी है, ठीक है। तो मुझे पता है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट भी इतनी हुई है जितनी टावर की हाइट है, सो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई -h। ये डाटा मेरे पास है, u, a, s और t। हम कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को। आपको वेरिएबल्स को देखकर ही समझ जाना है कि देखो क्या मुझे जानना है, s ये पता है, ये पता है और ये पता है, u, a और t। तो सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे ऑब्वियसली, जो कि क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, ठीक है, a t स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। चलिए s डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख रहा हूं, -h लिख रहा हूं, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में h हाइट नीचे गया है, h मुझे फाइंड आउट करना है। इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, +19.6, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 19.6 मल्टीप्लाई होगा टाइम से, ut टाइम कितना है 6 सेकेंड्स, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस किया, ठीक है, हाफ। अब एक्सेलरेशन कितनी है, देखो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा 9.8, ओके, ये 9.8 हो गया। टाइम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। सिंपल है, हमने सेकेंड इक्वेशन को यूज किया है, और मैंने पहले भी कहा है जब मोशन दोनों डायरेक्शंस में हो रहा होता है तो ये जो s होता है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, ना कि डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस आपको तभी तक पता लगेगा जब तक आपका मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है आपको ये चीज बिल्कुल। अब देखिए 19.6 को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वो 9.8 का डबल होता है, सोच के देखो 9.8 का डबल क्या है, 19.6। तो जानबूझकर हमें ऐसा नंबर दिया है कि कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा आसान कर सकें, 9.8 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो डबल होता है 9.8 का, तो यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 9.8 तो कॉमन ले लिया है बाहर, ये बचा मल्टीप्लाइड बाय 6, ओके। हाफ और 36 क्या हो जाएगा, 18। 9.8 पहले ही हम कॉमन ले चुके हैं, 9.8 हम कॉमन ले चुके हैं, तो देखो नेगेटिव साइन अपना रह जाएगा, 9.8 बाहर जा चुका है, 1/2 ऑफ 36 क्या हो जाएगा, 18, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, -h के इक्वल है। अब 6 2 कितना होता है, 12 होता है ना, तो उसको हम लिख देते हैं 12, वेट, इसे हम लिख देंगे 12, ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 - 18 कितना हो गया, -6। सो -h इज इक्वल टू, देखो -6 आएगा,
स्मॉलर नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर। 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 6, अब ये मल्टीप्लीकेशन करनी होगी, 6 8 ज़ा 48 एंड 4 कैरी ओवर, 6 9 ज़ा 54 प्लस 4 58। ओके 58.8 विद अ नेगेटिव साइन, लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ नेगेटिव है ना। सो 58.8 मीटर इज योर आंसर। h की वैल्यू आ गई 58.8 मीटर। h क्या है? टावर की हाइट, ठीक है। तो हमें कुछ ज़्यादा इस क्वेश्चन में करना नहीं पड़ा। अगर आप इसको डिवाइड करने बैठोगे कि मैं सिर्फ पहले अपवर्ड मोशन को देखता हूँ फिर मैं डाउनवर्ड मोशन को देखूंगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली हो जाएगा इस तरीके से। इसको करने का एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है। अभी मैंने कहा था जब इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट अगर सेम हो तो आपकी जो वेलोसिटी देखो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो वेलोसिटी क्या होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बन जाएगी। यानी कि मैंने जहां से इस बॉल को फेंका ऊपर गया ये, ठीक है, और फिर ये नीचे आया, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, बट इसमें वही बात है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, कुछ ना कुछ आपकी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन रह जाएगी। पहले आप ये टाइम निकालोगे, ठीक है। आपको पता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जा सकता है इनिशियल स्पीड से। अगर ये वेलोसिटी 9.6 है तो ये भी 19.6 है, बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पहले आप ये टाइम निकालोगे, ये वाला टाइम क्या है, फिर आप 6 सेकेंड्स में से वो माइनस करोगे तो बच जाएगा ये वाला टाइम, ठीक है। तो ये टाइम आपको पता है, आपको ये वेलोसिटी भी पता है, तो हाइट आप निकाल सकते हो। इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर ऐसे करना ही क्यों है, ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है। अब दूसरी चीज़, मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि ओरिजिन जो है वो हमारे ऊपर होता है, हम कहीं पर भी उसे चूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं। अगर मैं ओरिजिन डिफरेंट पॉइंट पर मान लेता, ठीक है, ये टावर है, ये पर्सन है जिसने बॉल को फेंका, कितनी स्पीड से? 19.6, ठीक है। ये बॉल ऊपर गई फिर नीचे आएगी, ठीक है, इस तरह से। टावर की हाइट कितनी है? h ऑब्वियसली। और हमें यहाँ पे क्या पता है? टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल जो है वो 6 सेकेंड है। अब अगर मैं ओरिजिन यहाँ पर नहीं कंसिडर करता, इस ग्राउंड को ही मैं क्या मान लेता हूँ? ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है। इसी को मैंने क्या मान लिया? ओरिजिन। अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को माना पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मान लिया नेगेटिव। उसको साइड में बस ड्रॉ करके रख लो कि ये हमें मानना है, ठीक है। और ये मैंने अब ओरिजिन कंसिडर किया, ओरिजिन मैंने बदल दिया, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कहीं पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन क्या है? वो बॉडी इनिशियली जब टाइम देखो 0 था, है ना, 0 टाइम पर वो बॉल यहाँ है, यानी कि ओरिजिन से ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है। कितनी हाइट ऊपर है? h हाइट वो ऊपर है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हम इसको पोजीशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जो उसकी इनिशियल पोजीशन है x0, है ना, x0 से हम क्या दिखाते हैं? उसकी इनिशियल पोजीशन x बन जाती है उसकी फाइनल पोजीशन। सो x0 इज ऑलरेडी कितना है? वो ओरिजिन से h हाइट ऊपर है, सो हम लिखेंगे h। और जो उसकी फाइनल पोजीशन है x, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टल मोशन में ऐसे किया था ना, अगर ये हमारा ओरिजिन है, ये बॉल है, बॉल को इनिशियली मान लिया था x0 पॉइंट पर, फाइनली वो मूव करके पहुंच गई कोऑर्डिनेट x पर, तो उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? टोटल x माइनस x0, है ना। तो x0 होती है आपकी इनिशियल पोजीशन और x होता है आपकी फाइनल पोजीशन। तो यही चीज हम यहां पर भी यूज कर रहे हैं। x0 है बॉल की इनिशियल पोजीशन जो कि h है, बॉल की फाइनल पोजीशन क्या है? 0, क्योंकि फाइनली तो बॉल ग्राउंड पर ही आ गई, यानी कि x क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x0 और x। अब इसके आगे देखिए, हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -9.8 हम लिखेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होती है। और टाइम हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे पता है u, वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। मुझे पता है सेकेंड इक्वेशन मुझे यूज करनी होगी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट s, वो क्या होती है? x माइनस x0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब x क्या है? देखो फाइनल पोजीशन तो 0 है, तो यहां पर हम 0 लिख देंगे। x0 क्या है? h, तो ये देखो माइनस h बन जाएगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है?
सॉरी यहाँ पर डेसिमल नहीं आएगा, ओके 19.6 मल्टीप्लाई होगा 6 सेकेंड से क्योंकि टाइम 6 है, ठीक है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -9.8 और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा 36 जो कि कैंसिल कर देंगे 18 से, ठीक है। तो अब देखिए ये इक्वेशन सेम वही बन गई, -h इज इक्वल टू 19.6 मल्टीप्लाई होगा 6 से, नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर, 9.8 इंटू 18। अब देखिए लास्ट जो हमने सॉल्व किया था वो यही तो था, -h इज इक्वल टू 19.6 इंटू 6 प्लस हाफ, यानी कि माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, 9.8 इंटू 36 वही 2 कैंसिल हो जाएगा 18 से। तो एक ही बात है, आपको आंसर सेम मिलने वाला है, आप यहां से भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन मैंने ये बताने की कोशिश की कि ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ओरिजिन ग्राउंड को मानो, ओरिजिन टावर को मानो, ओरिजिन आप इस पॉइंट को मानो, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई, आप इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को ओरिजिन मान लो, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को, लेकिन डिफिकल्ट क्यों करना है क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन इजी तो तभी रहेगा या तो आप ग्राउंड को, अर्थ को ही क्या मान ले, ओरिजिन मान ले, या फिर आप इस टावर को ही क्या मान ले, ओरिजिन मान ले। उसके साथ साथ ओरिजिन सेट करने के साथ साथ आपको डायरेक्शंस का एक स्टैंडर्ड भी सेट करना है अपने दिमाग में, रफ साइड में आपको लिख लेना है कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, जो भी आप मानना चाहते हो उसके हिसाब से अब अपने वैल्यूज को साइन असाइन करना है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। जो भी आपको पोजीशंस देखनी है वो ओरिजिन से कंपेयर कर लो, ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, वो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे की तरफ जो भी पोजीशन होगी वो नेगेटिव काउंट होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, सेकंड क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर के लिए। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से फायर किया, विद अ रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। जब रॉकेट को फायर करना होता तो उसे एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी, कितनी एक्सेलरेशन दी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इतनी एक्सेलरेशन हमने उसे दी। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट। अब देखो एक ही मिनट बाद में फ्यूल भी फिनिश हो गया रॉकेट का, ठीक है। तो एंड इट कंटिन्यूज टू मूव अप। अब फ्यूल तो फिनिश हो गया लेकिन रॉकेट रुकेगा थोड़े ना, उसने 1 मिनट तक जितनी एक्सेलरेशन उसको मिली तो उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की होगी ना, सो उस वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। उस वेलोसिटी से कैसे मूव करेगा, ग्राउंड उसको नीचे पुल कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक रॉकेट को फायर किया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की क्या होगी, 0 होगी, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन हमने उसको एक्सेलरेशन दी है, कितनी एक्सेलरेशन दी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमने उसे दी है। अब वो मूव करेगा, कुछ हाइट तक वो पहुंच जाएगा, कितने टाइम तक के लिए, 1 मिनट। 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड्स तक मान लेते हैं वो यहां पहुंच गया, ठीक है, और इसके बाद में उसका फ्यूल खत्म हो गया, है ना, फ्यूल फिनिश। तो अब क्या करे रॉकेट वाला, अब कुछ नहीं कर सकता, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, यहां पर जितनी वेलोसिटी उसने अचीव की वो उसी वेलोसिटी से आगे मूव करेगा, लेकिन ग्राउंड उसे नीचे की तरफ पुल करेगा, ऑब्वियसली, है ना। तो ग्राउंड इस वेलोसिटी को रहने नहीं देगा, ग्राउंड उस वेलोसिटी को क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूं v डैश, क्योंकि ये भी फाइनल वेलोसिटी है अगर मैं इस पार्ट के हिसाब से देखता हूं, ठीक है। और अगर मैं इस पार्ट में देखता हूं तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी उसकी v बन गई 60 सेकेंड्स तक, जब तक फ्यूल था, ओके। उसके बाद में ये बन गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसके बाद वाले पार्ट को समझने के लिए आप कैसे समझेंगे कि रॉकेट ने यहां से उड़ रहा है इतनी वेलोसिटी के साथ में, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तक हो जाएगा और उसके बाद तो रॉकेट ने फिर नीचे ही गिरना है, ऑब्वियसली, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो गई फिर तो वो नीचे आकर क्रैश होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यही पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो उसने इतनी हाइट पहले उसने एक्वायर की और इतनी हाइट और, ठीक है, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना बन जाए। तो ये 2 पार्ट्स में हम सॉल्व करेंगे। ये हाइट हो जाएगी लेट्स से h1 और ये हाइट हो जाएगी h2। अच्छा मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर
डायरेक्शन कौन सी है, दोनों डायरेक्शन यूज हो रही है फिर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन यूज हो रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन के बारे में हमसे कुछ पूछा नहीं है, तो हमें तो सिर्फ इतना ही देखना है, अपवर्ड डायरेक्शन का मोशन। तो यहां पर आपको साइंस की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको वो पॉजिटिव नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है तो काम आसानी से हो जाएगा। एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव लिख लो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव में चलने दो, सब सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो जब दो डायरेक्शंस आएंगी तब आपको वो करना है, डायरेक्शंस असाइन करनी है, अदरवाइज हमारा काम बिल्कुल आसानी से हो सकता है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 60 सेकेंड्स में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इतनी है, मुझे निकालना है कितना डिस्टेंस या फिर कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो सेकेंड इक्वेशन मुझे यूज करनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन होती है एस, डिस्टेंस कितना मूव किया, ये क्या हो जाएगा देखो आपका एस, है ना। सो वो है h1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। जितनी एक्सेलरेशन हमने उसको दी है, ये हमने दी है एक्सेलरेशन। अभी तक ग्राउंड वाली एक्सेलरेशन को, ऑब्वियसली फ्यूल का काम क्या होता है, ग्राउंड वाली एक्सेलरेशन को हटाना, मतलब, ठीक है। अब रॉकेट को ओवरऑल इतनी एक्सेलरेशन मिल रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, अभी तक इतने पार्ट तक आपने ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। कहीं आप सोचें कि अच्छा पॉजिटिव एक्सेलरेशन इतनी, अर्थ की एक्सेलरेशन भी तो लगेगी, नहीं। रॉकेट के पास फ्यूल है ना, वो 1 मिनट तक तो उसने अपना फ्यूल यूज किया है, तो ये एक्सेलरेशन उसकी अर्थ की ग्रेविटी को कैंसिल करने के बाद ही है, ठीक है। फिर भी उसकी इतनी एक्सेलरेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऑलराइट। चलिए, सो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें यूज करना होगा, ये हमारी हाइट h1 आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इस पार्ट को कैंसिल कर देंगे, ये बचा हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है फ्यूल की वजह से 10, ठीक है। और टाइम का स्क्वायर करना है, टाइम कितने टाइम तक वो मूव कर रहा है फ्यूल की वजह से इस एक्सेलरेशन के साथ में 60, तो मल्टीप्लाई होगा 60 क्योंकि स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 और हाइट h1 कितनी आ जाएगी, 6 3 ज़ा 18, ओके, 1 2 और 3 जीरोज आ जाएंगे, तो 18,000 मीटर, 18,000 मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर तो रॉकेट ने मूव कर लिया अपने फ्यूल की वजह से, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस तो उसने कवर कर लिया। अब यहां पर उसने कुछ अपनी फाइनल वेलोसिटी v भी एक्वायर की होगी ना एक्सेलरेशन की वजह से, वो कैसे निकाले, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके। यहां पर हम क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी उसने कितनी एक्वायर कर ली, 60 सेकेंड्स में, ठीक है। u तो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन 10 है, ठीक है। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 60 सेकेंड्स तक वो मूव कर रहा है इस एक्सेलरेशन के साथ। तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई रॉकेट की वेलोसिटी किस टाइम पर, जब 60 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट कंप्लीट हो गया, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी है 600 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद में फ्यूल खत्म, फ्यूल अब है नहीं, तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो वेट करो गिरने का, है ना। तो वो रॉकेट ऊपर मूव करता रहेगा जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी v डैश 0 ना हो जाए, ठीक है। तो अब आप इसको इनिशियल वेलोसिटी भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ इस पार्ट को अगर देखें तो ये इनिशियल वेलोसिटी और वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब इस पार्ट को भूल जाओ, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम सिर्फ, अब मैं सिर्फ सेकंड पार्ट को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। ये है कितनी हाइट तक वो मूव करेगा, h2 हाइट तक, कितनी इनिशियल वेलोसिटी में मान लेता हूं 600 मीटर पर सेकेंड। अब इस सिचुएशन में देखो अर्थ की जो एक्सेलरेशन है वो कैसी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। रॉकेट की एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी क्योंकि वो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रही थी, लेकिन अर्थ की जो एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख देता हूं क्योंकि वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी, ठीक है। अब रॉकेट के पास अपना फ्यूल नहीं है, इंजन काम नहीं करेगा। अब जो फाइनल वेलोसिटी है v वो 0 हो जाएगी। तो आई नो v u a, ये सब मुझे पता है, डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, माइनस u का स्क्वायर
तो देखिए 600 का स्क्वायर क्या होगा, 600 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ जाएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव हमने लिए तो माइनस साइन यहाँ पर भी लगा देते हैं, ठीक है। वैल्यू कितनी मान रहे हैं 10। अर्थ की जो ग्रेविटी है, अब ये देखिए ग्रेविटी वाला है, ठीक है जी। वैसे तो 9.8 होती है, मैंने अप्रोक्सीमेटली इसको 10 कंसीडर कर लिया, ठीक है। एग्जैक्टली तो 9.8 होती है, तो ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब अर्थ लगा रही है इसके ऊपर, ठीक है। सो ये हो गया 10 और जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो हो जाएगा हाइट h2। क्लियर है। तो बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हमारी हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी, 600 का तो स्क्वायर है तो देखो उसे 2 बार लिख दिया मल्टीप्लाई, और 2 और 10 नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, नीचे चले गए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 30, तो 6 3 जा कितना आ गया फिर से 18 और ये हो गया 1000, ठीक है, 3 zeros, तो 18,000 मीटर ही दोबारा से आ गया, ठीक है। अगर आप 9.8 यूज़ करते तो थोड़ा सा कम आ जाता, थोड़ा सा और ज़्यादा आ जाता, क्योंकि 9.8 अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता तो वो 10 से कम है और डिनोमिनेटर कम होता तो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा आ जाता, ठीक है। बट हमने 10 यूज़ किया है तो ऑब्वियसली हाइट आ गई 18,000 मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 18 किलोमीटर। तो टोटल जो हाइट है हमसे पूछी गई क्वेश्चन में, टोटल हाइट h1 प्लस h2 कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर होगा 36 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। 36 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो 10 नहीं होती है, 9.8 होती है, ठीक है। तो इस तरह से देखो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि अर्थ की वजह से होती है उसे यूज करना होता है और हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हमने यही पढ़ा, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।